नमस्ते। आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं। जासूसी दिलचस्प है। हाँ, हमारा केस है प्राचीन भारत का इतिहास। मतलब हम ये कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसका जवाब किसी एक किताब में तो मिलता नहीं। इतिहास को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है, जिसके टुकड़े हर जगह बिखरे हैं। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे समझिए कि हम एक क्राइम सीन पर हैं। अच्छा। तो सबसे पहले हम चश्मदीदों से बात करेंगे, यानी उस दौर में लिखी गई किताबें और ग्रंथ। ठीक है, आई विटनेस। फिर हम पड़ोसियों से पूछेंगे कि उन्होंने क्या देखा, मतलब विदेशी यात्रियों के नजरिए से भारत कैसा था। बाहरी दृष्टिकोण। और आखिर में हम फोरेंसिक सबूतों की जांच करेंगे, मतलब जमीन से निकले वो ठोस सबूत जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, जैसे शिलालेख और सिक्के। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन चश्मदीदों की, यानी उस दौर की किताबों और ग्रंथों की। हाँ, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहले वेद ही दिमाग में आते हैं। हाँ, और वेद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज्ञान का पूरा भंडार है। इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो करीब करीब 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1500 साल ईसा से भी पहले। जी, लेकिन वेदों के बाद भी बहुत कुछ लिखा गया। वेदों को और आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अच्छा। जिनमें यज्ञ और कर्म कांडों के नियम थे। फिर आए उपनिषद, जो सीधे आत्मा, परमात्मा और जीवन के रहस्य जैसे गहरे दार्शनिक सवालों में उतर गए। अच्छा, तो ये अलग अलग परतें हैं। मतलब वेद मूल विचार हैं, ब्राह्मण उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उपनिषद उनका फिलोसॉफिकल कोर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और पुराण, उनका क्या रोल था? पुराणों ने इन मुश्किल दार्शनिक विचारों को कहानियों और किस्सों में ढालकर आम लोगों तक पहुंचाया। और फिर हमारे पास रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। महाभारत तो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस समय के राजनीतिक संकट और समाज का आईना है। ये धर्म यानी कर्तव्य के विचार की जटिलता को दिखाता है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सारे ग्रंथ तो धार्मिक है, क्या हम इतिहास जानने के लिए इन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है। मतलब इनमें अपने धर्म को महान बताने या राजाओं की तारीफ में बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखने की गुंजाइश तो होगी? हाँ, और इसका जवाब है नहीं। हम इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इन्हें पढ़ते वक्त हमें एक इतिहासकार की नजर रखनी पड़ती है। एक क्रिटिकल लेंस। हाँ, हमें ये समझना होता है कि लेखक का मकसद क्या था। लेकिन ये ग्रंथ फिर भी अनमोल है, क्योंकि ये हमें उस दौर की सोच, समाज के नियम, लोगों के विश्वास, ये सब बताते हैं जो हमें कहीं और से पता नहीं चलता। सही बात। इसी सिलसिले में बौद्ध ग्रंथों का भी जिक्र आता है। त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां, ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। कि ये सब एक साथ नहीं लिखे गए। अच्छा। पहले 2 पिटक पहली बौद्ध संगीति में और तीसरा पिटक अशोक के समय हुई तीसरी संगीति में संकलित हुआ। ये दिखाता है कि ये एक विकसित होती हुई परंपरा थी। और जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जन्मों की 549 कहानियां। हाँ, वो तो कमाल है। ये तो उस जमाने की नेटफ्लिक्स सीरीज जैसी रही होंगी, मनोरंजक भी और नैतिक शिक्षा देने वाली भी। बिल्कुल, ये हमें उस दौर के आम लोगों की जिंदगी, उनकी चिंताओं और उनके मूल्यों के बारे में बताती हैं। और एक और अनोखा ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो? ये एक यूनानी राजा मेनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच सवाल जवाब की शक्ल में है। एक यूनानी राजा और एक बौद्ध भिक्षु। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में संस्कृतियों का कैसा संगम हो रहा था, जहाँ एक यूनानी राजा भारतीय दर्शन में इतनी गहरी रुचि ले रहा था। ये तो हुई धर्म और दर्शन की बातें। क्या उस दौर में कोई ऐसा ग्रंथ भी था जो सीधे सीधे राजकाज या इतिहास पर लिखा गया हो? जरूर, और इसमें सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र? यह सिर्फ राजनीति पर एक किताब नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य का पूरा गवर्नेंस मॉडल है। मतलब एक तरह का मैनुअल। बिल्कुल। इसमें टैक्स कैसे वसूलना है, जासूसों का नेटवर्क कैसे चलाना है, विदेश नीति कैसी हो, यहाँ तक कि कर्मचारियों के वेतन तक की जानकारी है। कमाल है। मतलब आज से 2000 साल पहले भी राजकाज कितना व्यवस्थित और जटिल था। और एक और उदाहरण है कलहण की राजतरंगिणी। हाँ, कश्मीर का इतिहास। यह 12वीं सदी में लिखा गया कश्मीर का सिलसिलेवार इतिहास है। ये भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। और बाणभट्ट की हर्षचरित? हाँ, राजा हर्षवर्धन की जीवनी। ये ग्रंथ हमें शासकों को एक इंसान के तौर पर देखने का मौका देते हैं,
जो हमें धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो वो कहानियां हो गई जो उस दौर के लोगों ने अपने बारे में लिखी। ये हमारे चश्मदीद गवाह थे। बिल्कुल। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। बाहर वालों ने हमें कैसे देखा? क्या उनकी नजर में भी हम वैसे ही थे? चलिए अब इस बाहरी आईने में भारत की तस्वीर देखते हैं। ये बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि बाहरी लोग अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें स्थानीय लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले यूनानी लेखकों की बात करते हैं। मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और उन्होंने इंडिका लिखी। हाँ, अफसोस के असली किताब तो खो गई, लेकिन उसके हिस्से हमें बाद के लेखकों के काम में मिलते हैं। और इंडिका से हमें ऐसा क्या पता चलता है जो शायद अर्थशास्त्र में ना हो? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था। 7 जातियां? हाँ, जो शायद उनकी अपनी समझ थी, लेकिन ये उस दौर की सामाजिक संरचना पर एक बाहरी टिप्पणी है। और उन्होंने ही चंद्रगुप्त के लिए सेंड्राकोटस नाम का इस्तेमाल किया था। हाँ, और बाद में विद्वानों ने इसी नाम को जोड़कर यह साबित किया कि यूनानी जिस सेंड्राकोटस की बात कर रहे थे वो असल में चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। बिल्कुल, ये सच में जासूसी वाला काम है। हाँ। नामों के टुकड़ों को जोड़कर इतिहास की एक बड़ी तस्वीर बनाना। यूनानियों के बाद फिर रोमन लेखक आए। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। यूनानी और रोमन लेखक भारत के व्यापार, बंदरगाहों और प्रशासन पर ज्यादा ध्यान देते थे। मतलब आर्थिक पक्ष पर। हाँ। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जैसी किताबें हमें बताती हैं कि भारत और रोम के बीच मसालों और कपड़ों का कितना बड़ा व्यापार था। तो वे भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देख रहे थे। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट चीनी यात्री एक अलग मकसद से आए, है ना? हाँ, वो तो धर्म के लिए आए थे। बिल्कुल। चीनी यात्री जैसे फाहियान और ह्यूएन तांग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा और ग्रंथों की खोज में आए थे। तो वो भारत को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देख रहे थे। हाँ, ह्यूएन तांग जो हर्षवर्धन के समय में आए, उन्होंने तो नालंदा विश्वविद्यालय में सालों तक पढ़ाई की। मैंने सुना है कि उन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। सही सुना है। उनके यात्रा वृत्तांत CU की में उस समय के समाज, शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक माहौल का इतना जीवंत वर्णन है कि लगता है हम उनकी आंखों से 7वीं सदी का भारत देख रहे हैं। तो एक ही समय में दुनिया भारत को 2 तरह से देख रही थी, एक आर्थिक महाशक्ति और एक आध्यात्मिक गुरु। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सही कहा। और फिर अरब यात्रियों का दौर आया। इनमें अल बिरूनी का नाम सबसे अलग है। हाँ, वो महमूद गजनी की सेना के साथ भारत आए थे। जी। यहीं पर एक शक होता है, जो एक हमलावर के साथ आया हो, क्या हम उसके लिखे पे भरोसा कर सकते हैं? क्या उसमें एक विजेता का घमंड या पूर्वाग्रह नहीं झलकेगा? ये सवाल लाजमी है, लेकिन अल बिरूनी असाधारण थे। उन्होंने यहाँ आकर संस्कृत सीखी, यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर किताबुल हिंद लिखी। अच्छा। यह उस समय के भारतीय समाज, विज्ञान, धर्म और दर्शन का इतना गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण है कि आज भी विद्वान हैरान रह जाते हैं। मतलब उन्होंने एक विद्वान की तरह काम किया, सैनिक की तरह नहीं। बिल्कुल। और इब्न बतूता, उनकी कहानी तो किसी एडवेंचर फिल्म जैसी लगती है। मोरक्को से चले और मोहम्मद बिन तुगलक के राज में दिल्ली के काजी बन गए। उनकी किताब रहला एक यात्रा वृतांत है। वो हमें सिर्फ राजा और दरबार के बारे में नहीं, बल्कि उस समय की सड़कों, शहरों और आम लोगों के रीति रिवाजों के बारे में भी बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये विदेशी यात्री हमें एक आईना दिखाते हैं, जिसमें हमारी वो तस्वीर दिखती है जो शायद हम खुद नहीं देख पाते। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने चश्मदीजों की गवाही सुन ली और पड़ोसियों से भी पूछ लिया। लेकिन एक अच्छा जासूस सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करता, वो ठोस सबूत ढूंढता है। फोरेंसिक सबूत। हाँ, तो अब चलते हैं अपने केस के तीसरे और सबसे मजबूत हिस्से पर, खुदाई से मिली चीजें। और यहाँ 2 चीजें सबसे अहम हैं, शिलालेख और सिक्के। शिलालेख यानी पत्थरों या धातु पर खुदे हुए लेख, और जब हम शिलालेखों की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, सम्राट अशोक। बिल्कुल, उनका शासनकाल शिलालेखों का सुनहरा दौर था। अशोक के शिलालेखों को आज के जमाने के बिलबोर्ड्स जैसा समझा जा सकता है। हाँ, सही तुलना है। जिन पर कोई बड़ा लीडर सीधे अपनी जनता से बात कर रहा हो, ये करो, ये मत करो, हमें ऐसा समाज बनाना है। ये एक तरह का मास कम्युनिकेशन था। बिल्कुल, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 1847 तक इन संदेशों को कोई पढ़ ही नहीं सकता था। क्या बात कर रही हैं? हाँ,
उनकी लिपि ब्राह्मी को लोग भूल चुके थे। लगभग 2000 साल तक अशोक की आवाज खामोश पत्थरों में कैद रही। 2000 साल। फिर जेम्स प्रिंसिप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने इस लिपि को पढ़ा और अचानक इतिहास का एक पूरा अध्याय हमारे सामने खुल गया। ये तो कमाल की बात है, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन शिलालेखों से हमें सिर्फ अशोक के बारे में ही तो पता नहीं चलता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर शिलालेख एक कहानी कहता है। जैसे कर्नाटक के मास की शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम अशोक लिखा मिला। अच्छा, तो उससे पक्का हुआ कि ये सब उन्हीं के हैं। हाँ, कि देवानाम पिय पियदस्सी की उपाधि वाले शिलालेख उन्हीं के हैं। मध्य प्रदेश के एरण शिलालेख में सती प्रथा का पहला लिखित सबूत मिलता है। और उड़ीसा के हाथी गुफा शिलालेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल मिलता है, एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के तौर पर। ये बहुत शक्तिशाली एहसास है। मैंने सुना है एक शिलालेख तो तुर्की में भी मिला है। हाँ, बोगस कोई शिलालेख जिसमें इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम हैं। ये दिखाता है कि ये विचार और संस्कृतियां कितनी दूर तक फैली हुई थीं। तो ये पत्थर और धातु के टुकड़े महज चीजें नहीं हैं, ये अपने समय की टाइम कैप्सूल हैं। अब बात करते हैं सिक्कों की, यानी न्यूमिस्मैटिक्स की। ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े हमें क्या बताते हैं? बहुत कुछ। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरह हैं। उन पर राजा का नाम, उसकी उपाधि, उसके शासन का समय, धार्मिक चिन्ह और कभी-कभी तो राजा की तस्वीर भी। हाँ, बिल्कुल। भारत यूनानी राजाओं ने ही सबसे पहले सिक्कों पर राजाओं की तस्वीरें छापने की शुरुआत की। अच्छा। और इसकी वजह से हमें करीब 30 ऐसे यूनानी राजाओं के बारे में पता चला जिनका और कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। उनके सिक्के ही उनके अस्तित्व का इकलौता सबूत है। मतलब अगर वो सिक्के ना मिलते तो इतिहास से उन राजाओं का नामो निशानी मिट जाता। बिल्कुल। सिक्के हमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताते हैं। जैसे कुषाण राजा कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, जो शायद सिल्क रूट के व्यापार से आई दौलत को दिखाता है। सही। वही गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जो उनकी लंबी और स्थिर अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। मुझे समुद्रगुप्त के वो सिक्के सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हाँ, वो बहुत खास हैं। ये एक सम्राट की कितनी अलग तस्वीर पेश करता है। वो सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कलाकार भी था। एक तरह की सॉफ्ट पावर प्रोपेगेंडा, है ना? एकदम सही। और दूसरी तरफ सातवाहन शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किए, जो उस इलाके में मौजूद संसाधनों को दिखाता है। तो हर धातु, हर निशान, हर अक्षर हमें कहानी सुनाता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि भारतीय इतिहास की कहानी किसी एक स्रोत से नहीं बल्कि कई अलग अलग धागों से बुनी गई है। सही कहा। ये सभी स्रोत मिलकर एक जटिल लेकिन बेहद समृद्ध तस्वीर बनाते हैं। साहित्यिक ग्रंथ हमें उस दौर की सोच बताते हैं और पुरातात्विक सबूत हमें वो ठोस तथ्य देते हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ये कभी एक दूसरे की बातों की पुष्टि करते हैं तो कभी एक दूसरे को काटते भी हैं। और यही चीज इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है। आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? यही कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आवाजों, दृष्टिकोणों और सबूतों का एक महासागर है जिसे समझने के लिए हमें एक जासूस की तरह चौकन्ना रहना पड़ता है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल देता है। क्या? जब जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा तो 2000 साल से खामोश एक सम्राट की आवाज अचानक फिर से गूंजने लगी। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसी और कितनी खामोश आवाजें होंगी जो किसी पत्थर, किसी पांडुलिपि या किसी भूली हुई भाषा में छिपी हैं और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले और उनकी कहानी दुनिया को सुनाए।